Hi everybody, welcome to today's session of PIB Insights. Our lead article for today is minimum support price, and after that we will do some MCQs on some other articles which were in news in PIB yesterday. So टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बहुत बार सुना होगा, तो हमारा पर्पस आज के सेशन में ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेसिकली, तो वो आपको पता हो. एंड आप इसके ऊपर नोट्स ज़रूर से बना लेना, क्योंकि आपने अगर एक बार इसको कवर कर लिया तो फिर जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आगे, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी का हो या फिर इवन नाबार्ड का हो, तो आपको ये दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिंपली इस नोट्स को रिवाइज़ करने से आपका काम वहाँ पे हो जाएगा. ओके. एंड उसके बाद जो बाकी के आर्टिकल्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर हमने MCQs भी इस सेशन के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे एक बार. तो जितने भी MCQs होने हैं लास्ट में सेशन के, सो उसका डेटा उस ओरिजिनल आर्टिकल से ही लिया गया है, जिसकी लिंक आपको इस PDF के लास्ट में दी हुई होगी. तो आप लिंक क्लिक करके पहले एक बार रीड करना और उसके बाद वापस से क्वेश्चन पे आके उसकी प्रैक्टिस करना, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. देन आर्टिकल्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, उसके बाद इनिशिएटिव्स हैं जो आपको रीड करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ये एक सेशन में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा. राइट. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पहले हम डिटेल में कवर करते हैं, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस को देख लेंगे. ओके. तो PIB में जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ आई थी अबाउट कोपरा, जो कि एक क्रॉप है. इसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ये कोकोनट का ही फॉर्म है. डिफरेंस ये होता है कि जब कोकोनट को ड्राई करके और उसको फिर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने ड्राई फ्रूट्स में देखा होगा उसमें कोकोनट भी होता है. और उसके बाद बहुत सारे हमारे रीजन्स में कोकोनट ऑयल को यूज़ करके फूड भी कुक किया जाता है. ठीक है. तो वो जो कुकिंग ऑयल हो या फिर जो ड्राई फ्रूट आ रहा है वो आपका बेसिकली कोपरा से आ रहा है. सो PIB में न्यूज़ इसके ऊपर थी कि कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिवाइज़ किया गया है. सो ये आर्टिकल अपने आप में अगर हम इसके फैक्ट को देखें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है और किस मैकेनिज़्म के बेसिस पे किसी भी क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन की जाती है. ओके. फिर भी हम एक बार फैक्ट्स को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, एज इन कि इसके जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्यों समझना है. सो कोपरा के दो फॉर्म्स होते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो. सबसे पहले मिलिंग कोपरा और दूसरा है बॉल कोपरा. मिलिंग कोपरा वो है जहाँ से कुकिंग ऑयल एक्सट्रैक्ट की जाती है. और बॉल कोपरा की बात करें सो इसका यूसेज आपको देखने को मिलेगा ड्राई फ्रूट्स में. एंड आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है रिलीजियस हों, तो आपने पूजा पाठ के टाइम पे देखा होगा कि कोकोनट को वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, चढ़ावे की तरह. सो रिलीजियस पर्पस के लिए भी इसका यूज़ होता है. सो आपने इसके यूसेस को समझ लिया कि मिलिंग कोपरा किस लिए यूज़ होता है और बॉल कोपरा किस लिए यूज़ होता है. अगर हम बात करें कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मिलिंग कोपरा के केस में 51.84%, एज इन कि जितना कॉस्ट आता है फार्मिंग का, जितना कॉस्ट आता है कल्टीवेशन का, सो उससे 51.84% ज़्यादा है. ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उससे 51.84% ज़्यादा है. उसके बाद बॉल कोपरा की बात करें तो इस केस में है 63.26%. अब इसकी मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम बाद में समझेंगे. एक बार हम पहले MSP को समझ लेते हैं कि इस आइडिया को कंसीव कब किया गया है और इसका रीज़न क्या था. सो जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी है हम यहीं से करते हैं स्टार्ट, कि इसको 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया है. और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ग्रीन रिवोल्यूशन में भी जो रिवोल्यूशन हुई है तो उसका भी इस पर इम्पैक्ट था काफ़ी ज़्यादा. तो थोड़ा पहले चल के पहले हम इसकी स्टोरी को समझते हैं कि क्यों इसे स्टार्ट किया गया था. अब यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 1966. ठीक है. तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसके जस्ट पहले इसी डिकेड में इंडिया 2 वॉर्स फाइट कर चुका था, एक चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ. तो उस समय की सिचुएशन इतनी ग्रेव थी कि हम उस समय फूड क्रॉप्स के मैटर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे. जो आपको डेटा पॉइंट्स आज दिखाई देते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी आप फूड ग्रेन्स की बात करो
उसके प्रोडक्शन में इंडिया अगर फर्स्ट पे नहीं हो तो एटलीस्ट टॉप 3 में ज़रूर रहता है। बट बहुत साल पहले 60s के डिकेड में ये सिचुएशन नहीं थी। हमें बहुत कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, एज इन कि वीट हम यूएस से, रशिया से इंपोर्ट करते थे और ज़्यादा अमाउंट उस समय यूएसए से आता था। तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ, चाइना के वॉर के टाइम पे खास करके, कि हमारी जो फार्मिंग होती थी उसके मेथड्स इतने ओल्ड एज वाले थे कि अगर आप अगर आउटपुट को देखो तो आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं होता था कि हम अपने पूरे पॉपुलेशन को फीड कर पाएँ। तो हमें बहुत हद तक इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर के कंट्रीज़ से। तो 62 के वॉर के बाद जब 65 में फिर से वॉर हुई पाकिस्तान के साथ इस बार, तो उस केस में यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। एंड जो वीट हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उस वीट की सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि यूएसए हमारा उस समय फ्रेंडली कंट्री नहीं था और उसने वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एंड उस समय इंडिया को एक बात समझ में आई, ओबियसली हम उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके थे, बट उस समय हमें एक बात समझ में आई कि जब तक हम फूड ग्रेन्स के मैटर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं तब तक कोई भी इशू होता है जिसमें किसी भी कंट्री को जो कि हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उसके साइड लेने की नौबत आ गई तो फिर हमें उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वहाँ से हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन को उसको स्टार्ट किया गया और MS स्वामीनाथन के लीडरशिप में इंडिया ने उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए। बट उस समय की जो सिचुएशन थी कि आप फार्मिंग के टेक्निक्स को बहुत रेडिकल वे में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते ओवरनाइट, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सो अगर शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उस समय जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को दिखा वो ये कि हम कैसे फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो अगर आप ग्रीन रिवोल्यूशन को देखो तो उसमें प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ाई गई थी मोस्टली फर्टिलाइजर्स के यूसेज से, और ये फर्टिलाइजर्स हम उस समय रशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हालांकि हम अभी भी बहुत कुछ बाहर के कंट्री से ही मंगा रहे हैं, लेकिन उस समय मोस्टली हमारे जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज होते थे वो उस समय रशिया से आते थे। आज के टाइम पे बहुत कुछ ऐसा है जिसमें इंडिया के पास उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, उसका पेटेंट है, जैसे नैनो डैप हो गया, नैनो यूरिया हो गया। तो हमारी एक इंडियन कोऑपरेटिव कंपनी है इफ़को, इनके पास ये सारे पेटेंट्स हैं कि वो नैनो डैप या फिर नैनो यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सेल भी कर सकते हैं ग्लोबली। तो ये सब चीज़ें अब हो रही हैं, लेकिन पहले के टाइम पे फर्टिलाइजर्स के मैटर में भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे और बहुत हेवी अमाउंट हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया। उसके बाद गवर्नमेंट को एक नीड फील हुई कि एक टाइम के बाद ये सिचुएशन सैचुरेट हो जाएगी। अगर फार्मर्स को लॉन्ग टर्म के लिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज करके रखना है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो भी फार्म लैंड से प्रोड्यूस आ रहा है उसके अगेंस्ट उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम पे भी इंडिया में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके नंबर्स अगर आप देखो तो टोटल जितने फार्मर्स हैं उसके 85% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है। अब इतने कम लैंड साइज़ को अगर आप देखो तो पर कैपिटा लैंड जो अवेलेबल है उसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन पड़ता है फार्मिंग पे। क्यों? क्योंकि अगर लैंड होल्डिंग साइज़ अगर बहुत कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मर पूरे साल भर में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका बहुत बड़ा चंक वो खुद के यूज़ के लिए रखेगा एंड लास्ट में जो बचता है उसी को फिर वो मार्केट में जाके सेल कर पाएगा। सो अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है एंड उसके बाद बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही बच रहा है तो उसको अगर मार्केट में जाके बेचे भी कोई तो जो टोटल फार्मिंग की कॉस्ट थी, जितने पैसे लगे हैं खेती करने में, उतना रिकवर नहीं हो पाता था। तो इसलिए वहाँ पे उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आइडिया लाया गया सो दैट फार्मर्स एटलीस्ट अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएँ एंड इसके बाद जो भी एडिशनल अमाउंट है वो उनके लिए प्रॉफिट होगा। यही सब सोच के MSP को इंट्रोड्यूस किया गया है। टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, तो हम इसकी हिस्टोरिक जर्नी को नहीं देखेंगे, हमें बस ये देखना है कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी की जो सिचुएशन है कि अभी इसका क्या मैकेनिज़्म है, फॉर्मूला क्या है और इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं को
उन्हीं पे अभी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अपने नोट्स में आप इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएसपी फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड। अब यहाँ पे इस वर्ड पे आप ध्यान देना, इसकी मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। इज ऑब्लिगेटेड टू परचेज द प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द थ्रेशोल्ड। ओके, सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट कराया आपको वो है ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेशन की मीनिंग ये होती है कि गवर्नमेंट को ये प्राइस ऑफर करनी है फार्मर्स को। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड, इट शुड डू, बट इट इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू सो। इसका मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ पे कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, ये बस ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ये आता है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ अ लीगल राइट ऑफ अ फार्मर, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये ऑब्लिगेशन है, ना कि कोई लीगल राइट है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, इफ़ द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो दिस थ्रेशोल्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एमएसपी का दूसरा पर्पस ये भी था कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी फार्मर को फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज करके रखा जाए, क्योंकि जब तक किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जब तक वहाँ पे प्रॉफिट नहीं आती, तब तक लॉन्ग टर्म में उस काम को कंटिन्यू करना वो सस्टेनेबल नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस अभी एमएसपी के थ्रू बस इसी बात पे है कि लोग खेती करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर फार्मर्स ने फार्मिंग छोड़ दी तो जो अभी इंडिया की पोजीशन है कि हम फूड ग्रेन्स के मामले में जितने भी मेजर क्रॉप्स होते हैं जो यहाँ पे मोस्टली प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो चाहे राइस हो चाहे वीट हो, इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। बल्कि अगर आप ऐसे देखो तो ग्लोबली जितना राइस एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें इंडिया का शेयर 40% है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, राइट। तो अगर आप सोच के देखो ऐसे कि फार्मर्स ने छोड़ दिया खेती करना, तो ये एक्सपोर्ट की जो बात है वो तो बहुत दूर की बात है, हमें उल्टा इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। और अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ गया तो रूरल एरियाज़ में पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि अगर उन्हें राइस वीट ऐसे ऐसे क्रॉप्स को अगर मार्केट से जाके ख़रीदना पड़े तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो बाकी के चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, उसके बाद हेल्थ केयर है। तो इसलिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कराना ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के लिए एमएसपी को लाया गया था। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट ये था कि अगर मार्केट रेट, जो जिस रेट पे मार्केट में वीट या राइस को सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, मान लो कि किसी साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, मॉनसून का लेवल बहुत अच्छा रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर ये मतलब बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए मार्केट में, और इस केस में सप्लाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मॉनसून का सीज़न बहुत अच्छा गया है, हो सकता है कि जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए हैं सो उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है, उसके वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इस साल। तो अगर मार्केट में ग्रेन्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फार्मर जब ये ग्रेन्स को लेके जाएगा मार्केट में तो उसको बहुत अच्छे रेट पे वो वहाँ पे नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और जो भी एमएसपी प्राइस डिसाइड होती है पहले से, उसी प्राइस पे फिर गवर्नमेंट फार्मर से उस ग्रेन को प्रोक्योर करती है। तो आज के जो आर्टिकल है जिसमें कि कोपरा के बारे में बताया गया है, तो ये वो प्राइस है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करेगी फार्मर्स से, इन केस मार्केट में अगर प्राइस इससे नीचे चली जाती है तो। सो एमएसपी एक टूल है फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का, सो दैट वो एटलीस्ट अपना कल्टीवेशन कॉस्ट, फार्मिंग कॉस्ट रिकवर कर पाएँ और उसके ऊपर उन्हें कुछ एडिशनल प्रॉफिट भी हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टाइप के क्रॉप्स इसमें कवर्ड होते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आप जितने आर्टिकल्स नेट पे सर्च करोगे थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन मिलेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और जो भी आर्टिकल आप रीड करोगे बाद में, कोई भी आर्टिकल ऐसे आप सर्च करो, सो वहाँ पर आपको दिखेगा किसी किसी आर्टिकल में कि टोटल 22 क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के फ्रेमवर्क के अंडर कवर्ड हैं, कहीं कहीं पे आपको 23 दिखेगा। सो मैं आपको टोटल करके समझा देता हूँ। यहाँ पे जो हमने अभी इंक्लूड किया है दैट इज़ कि सीरियल्स यहाँ पे 7 टाइप्स के हैं, उसके नाम देख सकते हो आप यहाँ पे। पल्सेस 5 टाइप्स के हैं,
उसके बाद ऑयल सीड्स, ये 7 टाइप्स के हैं, और कमर्शियल क्रॉप्स 4 टाइप्स के हैं। अब यहाँ पे एक क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है शुगर केन। तो बेसिक आइडिया वो एमएसपी वाला ही है, लेकिन एमएसपी में क्या होता है कि जितने नियर बाई एपीएमसीज़ हैं, जो मंडीज़ हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर से प्रोक्योर करती है, और फिर ये सारे फूड ग्रेन्स जाते हैं एफसीआई के स्टॉक में। बट अगर हम शुगर केन की बात करें तो यहाँ पे डील डायरेक्टली फार्मर्स और उसके बाद इंडस्ट्री के बीच में होती है। वैसी कंपनीज जो कि शुगर केन को यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। सो ऐसे ऐसे शुगर मिल्स जो हैं और फार्मर्स के बीच में डायरेक्टली डील होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती, वो बस रेट फिक्स करती है और उसी रेट पे फार्मर जाके अपने किसी नियर बाई शुगर मिल को सेल कर सकता है उतना शुगर केन। इस फैसिलिटी को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP। सो शुगर केन के लिए वो हो जाता है FRP, जो कि MSP का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती, फार्मर इसमें अपने नियर बाई शुगर मिल्स को जाके सेल करता है। अब इसके वजह से अगर आप इसको पूरा ऐड करो तो यहाँ पे आता है 23। अगर आपने इसमें से शुगर केन को निकाल दिया तो वो हो जाता है 22। इसीलिए बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको 22 दिखेगा, और किसी किसी आर्टिकल में टोटल क्रॉप्स जो कि MSP में कवर्ड है उसका नंबर आपको वहाँ पे 23 दिख सकता है। बट वेरिएशन जैसा भी हो, जो भी नंबर हो, अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों वो 23 है और क्यों वो 22 है। फर्दर अगर हम देखें तो ये जो टोटल 22 क्रॉप्स है, अगर हम शुगर केन को निकाल दें तो उसके बाद जो बचते हैं वो है 22। इसमें से 14 ऐसे हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 ऐसे हैं जो कि राबी क्रॉप्स हैं, और 2 ऐसे हैं जो कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं। अगर आप इसको देखो यहाँ पे तो इसमें कॉटन और रॉ जूट, ये 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं अपार्ट फ्रॉम शुगर केन। तो अगर हम शुगर केन को FRP के थ्रू अलग से उसको साइड कर दें तो टोटल क्रॉप्स हो जाते हैं 22, जिसमें खरीफ क्रॉप्स है 14, राबी है 6 और कमर्शियल क्रॉप्स हैं 2। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, इससे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फिर डिसाइड कौन करता है, कि कौन सी एजेंसी है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो डिसाइड करे कि किसी पार्टिकुलर क्रॉप के लिए, और हर क्रॉप के लिए जो प्राइस होगी यहाँ पे वो प्राइस अलग अलग होती है। सो किस क्रॉप के लिए कितना MSP होना है ये डिसाइड करने का काम होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बट ये खुद से डिसीजन नहीं लेती, पहले इनको रिकमेंडेशंस भेजनी होती है, एंड उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में कितना प्राइस रखना है। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो काम है किनका, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस वो एक रिकमेंडेशन भेजती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस पार्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना MSP रहने वाला है फॉर द अपकमिंग सीजन। तो यहाँ पे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं MSP से रिलेटेड वो आपको देखने को मिल गए। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। डिसाइड होता कैसे है, कैलकुलेशन कैसे होती है। सो उसके लिए यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के अलग अलग कॉस्ट दिखाई देंगे। हम एक एक करके उनको देखते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है। अब जो A2 कॉस्ट है उसकी मीनिंग हो जाती है जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर फार्मर ने किया है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। जैसे लैंड को सबसे पहले उसकी प्लॉइंग होती है, लैंड को पहले तैयार किया जाता है खेती के लिए। सो उसमें भी कॉस्ट आता है। वो हो सकता है कि कोई फार्मर किसी ट्रैक्टर वाले को बुलाए, ट्रैक्टर को यूज़ करके लैंड को पहले लेवल किया जाना हो, इसमें भी कॉस्ट आएगा। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि इरिगेशन चाहिए, और उसके पहले सीड हो सकता है मार्केट से परचेज करके लेके आना पड़ा हो फार्मर को। सो सीड की कॉस्ट होगी, उसके बाद इरिगेशन की कॉस्ट होगी, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट होगी, हो सकता है फार्मर को पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ा हो, उसकी भी कॉस्ट होगी। तो ऐसे जितने भी कॉस्ट इनकर हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग,
वो सबका कॉस्ट हो जाता जो होता है वो इंक्लूडेड होगा किसमें, A2 में, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। उसके बाद A2 प्लस FL, FL का मतलब यहां पे हो गया फैमिली लेबर। सो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैं खुद से सारा काम हैंडल करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है उस केस में वो अपने किसी फैमिली मेम्बर, जैसे वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, तो इनके हेल्प से फिर वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करता है खेत में, बट इनको पे नहीं किया जाता। सो ये जो फैमिली लेबर है जो कि यूज़ हुआ है फार्मिंग में, अगर उसके भी कॉस्ट को हम एडजस्ट करें तो वो बनता है पार्ट किसका, A2 प्लस FL। थर्ड टाइप की कैटेगरी है जिसमें A2 प्लस FL दोनों इंक्लूडेड हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉस्ट जो कि बाकी पहले वाले दो कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे एक तो पहले एस्टिमेटेड लैंड रेंट और दूसरा कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी मनी टेकन। मतलब हो सकता है कि फार्मर ने लोन लिया हो सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, या फिर किसी और तरीके का कॉस्ट हो सकता है जिसको पे करने के लिए फार्मर ने लोन लिया हो। तो अब जो लोन का कॉस्ट है वो तो चलो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कवर कि एक्चुअली में खर्चा हुआ कितना है, लेकिन उस लोन पे फिर इंटरेस्ट भी लगेगा जो कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, वो A2 में एडजस्ट नहीं होता। सो अगर ये सारे कॉस्ट को देखें तो हमारा आता है C2। C2 सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। अब इशू ये है कि CACP जिस कॉस्ट के बेसिस पे रिकमेंडेशन भेजती है वो एक्चुअली में होता है A2 प्लस FL। ठीक है, वो होता है A2 प्लस FL। बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड उठ रही है कि MSP डिसाइड करने में C2 कॉस्ट को कंसिडर किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि A2 प्लस FL ये वो कॉस्ट का बेसिस है जिस पे CACP रिकमेंडेशन भेजती है। इसको देखने के बाद एक बहुत पहले कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो MSP होना चाहिए दैट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग फॉर दैट पार्टिकुलर क्रॉप। तो अगर हम राइस की बात करें, पैडी की बात करें, पैडी के कल्टीवेशन में जितना भी कॉस्ट आया है, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि C2 कॉस्ट होना चाहिए बेसिस। तो एनीवे अभी देखा जा रहा है A2 प्लस FL, लेकिन जो MSP का एक बेस लाइन डिसाइड हुआ था उस समय, जो कि स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो वो ये था कि MSP की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर दैट पार्टिकुलर क्रॉप। अब 1.5 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अगर पैडी को कल्टीवेट करने में 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है तो MSP जो होना चाहिए वो होना चाहिए 150, ताकि फार्मर जो उसका कॉस्ट है 100 रुपये उसको रिकवर करने के बाद फिर एडिशनल प्रॉफिट भी कमा सके उसमें। एंड बहुत सारे कॉस्ट ऐसे हैं जो कि बाद में एड अप हो जाते हैं। तो एक्चुअली में जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि फार्मर को किसी ट्रैक्टर या फिर किसी और व्हीकल को यूज़ करके अपने सारे प्रोड्यूस को APMC तक लेके आना होगा। सो वहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी। तो ये सारा कॉस्ट ऐड करने के बाद हो सकता है कि एक्चुअली जो कॉस्ट लगा है सारे काम में वो हो सकता है कि 100 की बजाय 120 हो जाए। उस केस में अगर 150 उसको MSP मिलता है तो अभी भी उसका 30 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब अभी की गवर्नमेंट इसी बेस लाइन को फॉलो करती है, उनकी कोशिश रहती है कि MSP हर केस में एटलीस्ट 1.5 टाइम्स से ज़्यादा हो। इसीलिए अगर हम पहले के स्लाइड पे हैं, सो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा कि ये जो मार्जिन है कोपरा के केस में, ठीक है, मिलिंग कोपरा के केस में कितना है 51.84, और बॉल कोपरा के केस में क्या है 63.26%, राइट। यानी ये जो बेस लाइन थी स्वामीनाथन कमेटी की उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही इसको डिसाइड किया गया है। बट एक यहाँ पे फैक्ट और है कि मैंने आपको बताया कि A2 प्लस FL ये वो कॉस्ट है जो कि कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ CACP C2 कॉस्ट को भी देखती है, हालांकि उनका डिसीजन इंटायरली रहता है A2 प्लस FL पे। वो हो सकता है कि एग्जैक्टली 1.5 ही रखें, बट यहाँ पे हमने देखा इस केस में कि एक का नंबर था 51 पॉइंट समथिंग और दूसरे का था 63 पॉइंट समथिंग।
तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर A2 प्लस FL और C2 इन दोनों में अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में 1.5 से बढ़ के वो 1.6 तक भी जा सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये उनके ऊपर है कि एक्चुअली जो MSP होगी लास्ट में वो कितनी होगी, लेकिन 1.5 तो होना ही चाहिए। इसीलिए A2 प्लस FL बेस लाइन होती है, जिसको हम दूसरे फॉर्म में बोलते हैं कि 1.5 टाइम्स दी कल्टीवेशन कॉस्ट। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि C2 के लिए बात चल रही है। अभी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि फार्मर्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट तक अपनी बात रखते हैं। उनका ये बोलना है कि हमें C2 को बेस बनाना पड़ेगा। अभी जो बेस A2 प्लस FL है उसकी जगह पे C2 को बेस लाइन बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इंक्लूड किया गया। उन्होंने भी बोला कि C2 के बेसिस पे ही किया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो अभी चल रही हैं, उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है। सो जितने भी फैक्ट्स अभी पब्लिकली नोन है उसके बेसिस पे जो नोट्स बन सकते थे वो मैंने आपको दिखा दिया, वो समझा दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। इनफैक्ट ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कितने करेक्ट हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि MSP प्रोवाइड्स अ सर्टेन मिनिमम रिम्यूनरेशन सो दैट देयर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड सम प्रॉफिट कैन बी रिकवर्ड। तो ये आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। राबी क्रॉप्स टेक अ लीड इन टर्म्स ऑफ टोटल क्रॉप्स कवर्ड इन द MSP फ्रेमवर्क एज कंपेयर टू खरीफ एंड कमर्शियल क्रॉप्स। बाकी के भी जो दो स्टेटमेंट है इसको आप रीड करो, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देना, सारे स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से देखो और उसके बाद कोशिश करो ढूंढने की कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मैंने जितनी भी बातें समझाई हैं आपको उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। सो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, ये सही है क्योंकि MSP का पूरा पर्पस यही था कि कैसे वो जो मिनिमम कॉस्ट है या फिर वो मिनिमम प्राइस जो कि अगर फार्मर को मिल जाए तो उनका कल्टीवेशन कॉस्ट और उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी इंश्योर किया जा सके, दैट इज MSP। सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे राबी क्रॉप्स टेक अ लीड इन टर्म्स ऑफ टोटल क्रॉप्स कवर्ड इन दी MSP। अब आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि अगर हम शुगर केन को हटा दें यहाँ से तो उसके बाद जो क्रॉप्स बचते हैं वो बचते हैं 22। आउट ऑफ देम 14 आर खरीफ क्रॉप्स, 6 आर राबी क्रॉप्स। तो उस बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे थर्ड है A2 प्लस FL कॉस्ट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन द C2 कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया था कि C2 कॉस्ट जो है उसमें A2 प्लस FL का कंपोनेंट तो रहता ही है, उसके साथ साथ हो सकता है फार्मर ने किसी भी फार्मिंग एक्टिविटी को करने के लिए लोन लिया होगा, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी C2 में कवर्ड है, और उसके साथ साथ जिस लैंड पे वो फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि लैंड यूज़ करने के बदले उस कॉस्ट को उसमें एडजस्ट नहीं किया जाता है। मतलब कि फार्मिंग के अलावा अगर वो कुछ और एक्टिविटी कर रहा होता, अगर उसने वहाँ पे दुकान खोली होती या फिर कुछ 3-4 दुकानें बना के उसको रेंट पे दे दिया होता तो उतनी इनकम उसको हो रही होती, राइट। तो ये जो कॉस्ट है वो रेंट अपना फॉरगो कर रहा है, सो उस कॉस्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, वो होता है C2 में। तो इसलिए C2 ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है A2 प्लस FL से। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, लास्ट वाला है कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस डिसाइड्स MSP फॉर ईच क्रॉप साइकिल। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि CACP रिकमेंडेशन भेजती है और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिसाइड करने का काम होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। सो ये जो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं उसमें से सिर्फ पहला वाला करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से कितने करेक्ट हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, तो ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इसी तरीके से अब आपको बाकी आर्टिकल्स के ऊपर जो 4 यहाँ पे MCQs मिलेंगे तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसके पहले PDF के लास्ट में आप देखना वो सारे आर्टिकल्स के लिंक वहाँ पे दे रखी है, आप उनको एक बार रीड करो, उसमें से जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में सर्च करके देख लेना, क्योंकि मंथ एंड में दिसंबर जैसे ही ख़त्म होता है तो PIB सूत्रा लॉन्च कर दी जाएगी, उसमें आपको वो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा।
अभी के लिए आप सिर्फ ये करना कि उस आर्टिकल को रीड करके और फिर वापस क्वेश्चंस पे आओ और वो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में आप ये सब के आंसर्स बता देना हमें। हालांकि आंसर की इसका लास्ट में दिया हुआ है, इन केस अगर आपको कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप समझ में नहीं आया या फिर आपको लग रहा है कि वो सही है और आंसर की में गलत है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। या फिर किसी स्टेटमेंट की मीनिंग समझ में नहीं आई तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।